मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर। जब आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आपको आती हैं, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, फिर भी ईश्वर की असीम कृपा से टीम मेंबर्स के साथ हम वो शो कर पाए। तो तब मैंने शायद कभी लिखा था कि अपने को ही मोटिवेट करने के लिए लिखा था कि अपने ही बनाए बाग को उजाड़ता कौन है, तू वार करे जिंदगी, देखते हैं हारता कौन है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत अग्रवाल। मैं दिल्ली में अपना एक थिएटर ग्रुप चलाता हूँ, रंग शक्ति थिएटर के नाम से। इससे पहले हमारे ग्रुप का नाम था ऑलवेज लर्निंग थिएटर ग्रुप। कुछ सरकारी अड़चनों और सरकारी कागजों की वजह से हमें अपना ये नाम चेंज करना पड़ा, तो अब हम रंग शक्ति थिएटर के नाम से अपना ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। थिएटर कैसे जीवन से जुड़ा, कैसे अगर पीछे मुड़ के देखूं तो नाटक देखने का शौक था। स्कूल में शायद आप सभी ने नाटक किए हैं, स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं उसमें सभी में ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया होता है। लेकिन नाटक ज़िंदगी में कैसे घुस गया, अगर ढंग से पिछली बातें याद करूं तो शायद मैं 8th क्लास में था। तो स्कूल में जो हाउसेज होते हैं, तो मैम ने, मेरी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने बोला कि आप तुझे कुछ करना है। हमारे टाइम में टीचर हमें तू करके बात कर सकती थी। तो मैंने पहला नाटक लिखा था एक कविता के ऊपर जिसका नाम था पति बिक्री केंद्र, और वो नाटक स्कूल में काफ़ी फेमस भी हो गया। और उसका थीम कुछ ऐसा था कि एक पिता जब अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने जाता है तो वो कुछ प्रोफेशनल लड़कों को देखता है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है, लेकिन अगर उसे कोई कह दे कि जी लड़का टीचर है तो वो थोड़ा पीछे हट जाता है कि मुझे टीचर से अपनी लड़की की शादी नहीं करनी। हालांकि इस टीचर की वजह से ही तो वो लोग भी बने हैं जिनके लिए वो रिश्ता देखने जा रहा है। इस नाटक ने बहुत स्कूल में अप्रिसिएशन दिया, और मुझे लगता है स्टेज का जो शौक था वो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे फादर की वजह से मिला, क्योंकि मेरे फादर को कवि सम्मेलनों में जाने का बहुत शौक था। और मैं शायद 7वीं क्लास में था जब सबसे पहला कवि सम्मेलन मैंने लाल किले में, जो गणतंत्र दिवस पर होता है, मैंने वो कवि सम्मेलन सबसे पहले देखा। और वहाँ की जो मेरी सबसे बड़ी फैंटेसी ये रही कि मुझे कविता के बारे में कुछ पता नहीं था कि कविता कैसे सुनाई जाती है, कैसे कही जाती है। लेकिन एक कवि मंच पर आया, उसने कुछ कविता पढ़ी, माइक पे वो अकेले था, और उस ज़माने में 7-8 हज़ार लोगों की जनसंख्या कवि सम्मेलन सुनने आती थी। तो कुछ लोगों ने, सारी पब्लिक ने बड़ी ज़ोर से तालियां बजाई, और उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरु ये काम करना है यार, मतलब कुछ स्टेज पे बोलो, पब्लिक ताली बजाती है। और फिर बहुत सारी कविताएं मैंने याद की, सुन के याद की। उस ज़माने में यूट्यूब नहीं था, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे कुछ कवियों की कविताओं की बुक्स मिलती थी, उन्हें मैं पढ़ के याद करके स्कूल में सुनाना शुरू किया। खैर अब जीवन ऐसे ही चलता रहा। फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बस आपको ये बताना चाहूँगा कि 2016 में मैंने अपना थिएटर ग्रुप फॉर्म किया अपने घर की छत के ऊपर एक लड़के के साथ, और बहुत सारी छोटी छोटी लघु नाटिकाएँ मैं लिखता था, कविताओं के ऊपर प्ले बनाता था। और मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ था जिसका नाम है कोच लीडरशिप सेंटर। तकरीबन 18 साल में उस संस्था के साथ रहा। बहुत सहयोग उस संस्था का इसलिए भी मिला क्योंकि हर सेकंड सैटरडे को हमारी एक एल्यूमनाई मीट होती थी, जिसमें आधे घंटे का स्लॉट मुझे अलॉट होता था कल्चरल इवेंट करने का। तो वहाँ उसमें हर बार कोई ना कुछ छोटी मोटी स्किट में करता रहता था, और काफ़ी सालों तक मैं उस संस्था का कल्चरल सेक्रेटरी भी रहा। और फिर 2016 में जब अपना ग्रुप बनाया तो धीरे धीरे मेहनत करते करते अपना एक नाटक लिखा मैंने। सबसे पहला जो था उसका नाम था राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव, और अशोक चक्रधर जो व्यंग्यकार हैं उनकी एक कविता है 10 मिनट की जिसका नाम भी है राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव।
उस कविता के ऊपर मैंने ये नाटक बनाया और मैंने सबसे पहला नाटक अपना श्री राम सेंटर मंडी हाउस में किया। और तब से गाड़ी चलने लगी। धीरे धीरे 3 साल में शायद 4 नाटक किए होंगे और मैं बड़ा खुश था कि 4 नाटक कर लिए और मंडी हाउस जैसे जगह पर कर लिए। फिर कोरोना अंकल आ गए, सब बंद हो गया। फिर 2021 में दोबारा शुरू हुए। करते 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 कुछ नए नाटक लिखे अपने, जो मेरे हाथ से जो लिखे हुए कुछ नाटक हैं। एक हमारा सबसे क्रिटिकल नाटक है जो बहुत बहुत फेमस भी है इस टाइम मंडी हाउस में, जिसका नाम है पापा मैन। एक बाप और उसकी 2 बेटियों की कहानी है। एक है इब्ने बतूती, वो भी मेरा बहुत मेरे दिल के बहुत करीब नाटक है। वो एक सिंगल मदर और उसके बेटे की कहानी है। एक मेरा नाटक है 4 इडियट्स, जिसमें 4 दोस्तों की कहानी है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन इंजीनियरिंग करना नहीं चाहते। एक मेरा नाटक है इसलिए वो कृष्ण है, और ये कृष्ण की लीलाओं पर तो नहीं है लेकिन ये उन लोगों की लीलाओं पर नाटक है जिनकी वजह से कृष्ण कृष्ण बने। इसमें मीरा की कहानी है, इसमें उद्धव की कहानी है, और इसमें देवकी और यशोदा आपस में बात करते हैं कि अगर कृष्ण हम दोनों माँओं में से किसी को चुनेगा तो किसको चुनेगा। और एक मेरा नाटक है लौंडे शेर होते हैं। ये कुशल सिंह जी की लिखे हुए एक नॉवल पर मैंने नाटक लिखा था। 5 लड़के हैं, दिल्ली में रहते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सबको कुछ जीवन में करना है लेकिन एक गैंगस्टर के चक्कर में फंस जाते हैं। वो भी बहुत अच्छा नाटक गया। कुछ और नए नाटक मैंने लिखे हुए हैं जिनकी तैयारी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो थिएटर की जर्नी मेरी यही है। और आगे का मुझे जो लगता है आने वाले टाइम में कि आजकल का जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो डे बाय डे बहुत छोटी होती जा रही है। पहले 3 घंटे की मूवी बनती थी, लोग सिनेमा में तैयार होके जाते थे 3 घंटे के लिए। फिर वो सिनेमा धीरे धीरे 2.5 घंटे का हुआ। अब तो पिक्चर ही 2 घंटे की बनने लग गई। वेब सीरीज़ बनती हैं, वो भी आधे घंटे 40-40 मिनट के स्लॉट्स में एपिसोड बनाए जाते हैं कि आदमी आराम से देखे। और इंस्टाग्राम ने तो खैर इतने बड़े बड़े एक्टर्स हमारे यहाँ पैदा कर दिए जो लाइक्स पे ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब आपको सचमुच एक्टिंग करनी पड़ती है तब आपको पता लगता है कि इसके पीछे भी एक सैनिक जितनी ही तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ा बहुत सीख लोगे तो आप ही के काम आएगा। और मन तो ये है कि थिएटर एक अकेली ऐसी विधा है जो मुझे ऐसे लगता है कि जिसका AI भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आपके और मेरे भाव एक दूसरे को क्लियर पता लग रहे हैं। इसमें AI की ज़रूरत नहीं है। जितना भी सोशल मीडिया है अगर आप उसको गौर से देखें तो वो सिर्फ कहने के लिए बना है, सुनने के लिए नहीं बना है। आप कमेंट करते हैं, वो भी आपका विचार है जो आप कह रहे हैं। कोई दूसरा कमेंट करता है तो वो आप पढ़ के समझ रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। इसलिए थिएटर एक ऐसी अकेली विधा है जहाँ पर आप एक दूसरे की सुन भी सकते हैं और उसे गुन भी सकते हैं। तो मुझे थिएटर पर्सनली इसीलिए ही पसंद है कि हम वो जीते हैं जो हम हैं ही नहीं, हम वो सुनते हैं जो शायद दूसरा नहीं सुन पाता, और हम वो करते हैं जो शायद किसी दूसरे को करने का मौका नहीं मिलेगा। थिएटर आपको ये सिखाता है कि उसी वक्त आपको क्या डिसीजन लेना है जो ठीक भी होना चाहिए, क्योंकि आपको रीटेक का मौका नहीं देता। थिएटर आपको कंसंट्रेशन का मौका देता है, याद करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, स्टेज के ऊपर लाइट्स में रहने के लिए, अपने कॉस्ट्यूम के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ खेलने के लिए। तो थिएटर टीम वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और टीम वर्क ही आपको आने वाले टाइम में आगे बढ़ाएगा। मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है, अगर थिएटर को इस लेवल पर कम से कम हम लेके जाएं, जहां जब घर में ही लोग आपस में बात करके तैयार नहीं होते, अपने अपने कमरों में टीवी या मोबाइल में लगे रहते हैं, कि थिएटर में लोग आएँ, कम से कम परिवार के साथ आएँ, अच्छा नाटक देख कर जाएँ और अच्छी चीज़ें देख कर जाएँ, जिससे उनको ये लगे कि हाँ, ये भी एक दुनिया है। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं सब अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, और जब यहाँ मिलकर उस खिचड़ी को हम बड़े प्यार से एक नाटक के रूप में ढालते हैं, तब पता लगता है कि यार कितनी हसीन दुनिया है। तो दोस्तों, सिर्फ यही कहूँगा, थिएटर अच्छा हो, अच्छा है, आप लोग आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ और ये सोच कर आएँ कि आज हम कुछ ऐसा देख कर जाएंगे जो हम अपने परिवार के साथ दोबारा गुनेंगे भी। इन्हीं अल्फाजों के साथ बस आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप थिएटर्स को भी थोड़ा सा प्यार करें। महीने में चाहे 1 दिन सही किसी का भी नाटक देखने जाइए। हमें ऑडियंस की भी ज़रूरत है
और आपको चीज़ अच्छी मिलेगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच। कैसे निगाह शौक मैं पड़ोसन पे डाल लूं, एक मुसीबत घर में है, दूसरी कैसे पाल लूं। एक मुसीबत घर में है, दूसरी कैसे पाल लूं। गुस्से में आके तेल जो मैंने खुद पर छिड़क लिया, तो पत्नी ने आवाज लगाई, सुनो माचिस निकाल लूं।